वही क्लियर करते हैं। सबसे पहले प्रिजम्पशन एक टॉपिक है बच्चे, जो अपनी नोट्स में नहीं था, मार्क करो। अब देखो, प्रिजम्पशन मतलब पहले से कुछ ना कुछ प्रिज्यूम किया हुआ है, ठीक है। तो जब हम लॉ पढ़ते हैं तो उन्होंने कुछ चीजें दे दी कि ये तो आप प्रिज्यूम करके मान लो कि ये ऐसी ही होती है, ठीक है। भैया उसको बता दो पेज नंबर। मिल गया, ठीक है। वेयर द मीनिंग ऑफ द स्टैट्यूट इज नॉट क्लियर, is clear, there is no need for presumption. But when it is not clear, if the intention is not clear, there are number of presumptions. These are as follow. सबसे पहले वाले में हेडिंग लिखो, words are used precisely, कि भैया जो भी शब्द है ये प्रिज्यूम कर लो कि केयरफुली क्लियरली यूज किए गए हैं। words are used precisely, जैसे कंपनी मतलब बच्चे, नहीं, कंपनी मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी या कंपनी। फर्म मतलब कंपनी होता है क्या? नहीं। तो उन्होंने बहुत प्रिसाइसली यूज किया, यानी जहां फर्म है वो सोल प्रोप्राइटर फर्म, पार्टनरशिप फर्म, ऐसी फर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, वेस्टेड राइट्स, नेक्स्ट में लिखो वेस्टेड राइट्स नॉट टेकन अवे विदाउट क्लैरिटी, वेस्टेड राइट्स नॉट टेकन अवे विदाउट क्लैरिटी। वेस्टेड राइट्स यानी जो राइट्स आपके पास ऑलरेडी हैं वो आप ऑलरेडी इंजॉय करो, कोई भी लॉ उसे बिना क्लियर किए वापस नहीं ले सकता। मतलब ये प्रिज्यूम कर लो कि मैं अगर प्रॉपर्टी ओन करता हूँ, वहां लिखा है ओनरशिप ऑफ अ प्रॉपर्टी, पोजेशन ट्रांसफर कर सकता है, ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए प्रॉपर अग्रीमेंट करना पड़ेगा, सेल करनी पड़ेगी। तो अब ये जो ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी है, ये क्लियर है कि मेरे पास सारे पेपर्स हैं, ये क्लियर है कि मेरे पास सारे पेपर्स हैं। तो ये कहीं नहीं लिखा है ना कि भैया आपके पास प्रॉपर रजिस्ट्री, उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए तो ही हम मानेंगे कि ओनरशिप है। तो ये राइट्स ऑलरेडी वेस्टेड है मेरे पास कि हाँ मेरे पास सारे पेपर्स है मेरे नाम के। तो इन्होंने कुछ और डॉक्यूमेंटेशन नहीं मांगा है या कुछ और डॉक्यूमेंटेशन की बात नहीं कही है, इसलिए इसको हम उल्टा नहीं समझेंगे, इसको हम क्लियर समझेंगे कि जो राइट्स वेस्टेड है वो हमारे पास ही है, अनलेस एंड अनटिल इट इज क्लियरली मेंशन्ड, ठीक है। थर्ड पॉइंट में लिखो मेंजरिया, मेंजरिया मतलब गिल्टी माइंड। तो कोई भी क्रिमिनल एक्ट करने के लिए गिल्टी माइंड होना जरूरी है। मेंजरिया इज रिक्वायर्ड, क्या हो गया? कौन सा विमेंस दिया? क्यों ऐसे बोल रहे हो भाई? या मैंने एक रील देखी थी कि एक लड़का और लड़की और उसका बच्चा भी था गोदी में लड़की के, और मदर इन लॉ भी खड़ी होगी और उन लोग केक कटिंग कर रहे हैं। तो लड़की ने अपने हस्बैंड को केक खिलाया तो वो उसको ऐसे झटकार रहा है कि हट, गंदा सा केक है, या जो भी अच्छे से नहीं खिलाया, बोलता है फिंगर काट ली है इसने मेरी है वो। तो उसकी मदर इन लॉ कहती क्या हो गया, तो काट ली तो गलती से हो गया वो। तो जोर जोर से चिल्ला के भाग गया, तो इतने में ऐसे आया, इसलिए तो ड्रम की जरूरत पड़ती है। और फिर लोग कहते हैं कि बीवियों को ऐसे, है ना यार, कैसे बोल दिया बेचारे को। हाँ बेचारे, ऊपर ड्रम जैसी हरकतें भी तो नहीं की कि ड्रम में मार दो जाके यार। एज अ वुमेन देख के गुस्सा ही आएगा कि ये कोई तरीका नहीं है बात करने का, पलट के जवाब दे दो, पर ड्रम में थोड़ी डालोगे यार उसको। ठीक है, नो क्राइम विदाउट गिल्टी माइंड इज इंटेंट, ये हमको पता है कि कोई भी क्राइम गिल्टी माइंड के बिना अधूरा है, मतलब गिल्टी माइंड होना चाहिए, इंटेंशन प्रॉपर। फोर्थ में लिखो स्टेट नॉट बाउंड अनलेस नेम्ड, स्टेट यानी गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ, स्टेट नॉट बाउंड अनलेस नेम्ड, अनलेस नेम्ड। कोई भी लॉ गवर्नमेंट को कवर नहीं करता, अगर गवर्नमेंट का नाम है तो ही कवर करेगा। तो पर्सन की डेफिनेशन में अगर लिखा है गवर्नमेंट अथॉरिटी, ऑफिशियल अथॉरिटी, तो कवर होगा, वरना उसको कवर नहीं होता है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में अपन ने क्लियरली सब कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नाम सुना ही था, तो मतलब वो इंटायर लॉ उनको ही कवर होता है। तो कोई भी लॉ गवर्नमेंट को अप्लाई नहीं होता अनलेस उनका नाम मेंशन हो। फिफ्थ पॉइंट लिखो कंसिस्टेंसी विद इंटरनेशनल लॉ, कंसिस्टेंसी विद इंटरनेशनल लॉ, हमारा तालमेल इंटरनेशनल लॉ के साथ मेंटेन्ड है। हम जो भी लॉ बनाते हैं वो ग्लोबल प्रिंसिपल्स होते हैं, हम देखते हैं कि ग्लोबली ऐसा चल रहा है तो ही हम उसको अप्लाई करते हैं। तो हमारे लॉ सारे कंसिस्टेंट होते हैं, ये हम क्या कर लें, प्रिज्यूम कर लें,
ठीक है। फिर सिक्स्थ पॉइंट है लेजिस्लेचर नोज द लॉ। लेजिस्लेचर नोज द लॉ। कंपनी लॉ सबसे पहले मतलब 2013 पढ़ रहा है, इससे पहले 1950, उससे पहले भी था, ठीक है। तो अब हमने अभी रिसेंटली लॉन्च किया आईबीसी, इंडियन पीनल कोड, नहीं, इन ये सॉरी इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, सॉरी, हाँ, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड जो है उसने फ्रेम जब हुआ होगा तो उसने कंपनी लॉ को बैक हेड पे रखा ही होगा। तो न्यू लॉ नोज द ओल्ड लॉ, तो लेजिस्लेचर नोज द लॉ, तो यहाँ लेजिस्लेचर के आगे लिख सकते हो ब्रैकेट में न्यू। न्यू लॉ प्रिज्यूम टू बी मेड विथ द नॉलेज ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ। सेवेंथ पॉइंट में लिखो नो चेंज इन लॉ, no change in law without express words, without express words। अभी जो जीएसटी में चेंजेस हो रहे हैं तो वो आया है ना नोटिफिकेशन प्रॉपर, नहीं तो हमें 18% ही पता थे रेट्स, अब 5% हो रहे हैं नेसेसिटीज के लिए। तो फिर ये चीज उन्होंने सर्कुलेट की है, बताया है कि कल से इम्प्लीमेंटेशन होने लगेगा, इसलिए हमको पता है, तभी वो एक्सप्रेस वर्ड से आया, इसलिए हमको पता है कि हाँ आप जीएसटी लॉ में क्या हो गए, चेंजेस हो गए। पता है ना तुम लोगों को कि मैं कुछ नया बोल रही हूँ। दीक्षा, क्या चेंज आया जीएसटी में? ज्यादा किया है, 18 से 22 कर दिया। कौन सा स्लैब हटा दिया? पढ़ ही नहीं रहे हम, पता नहीं क्या देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे। 12 हटा दिया, 12% हटा ही दिया उन्होंने, ठीक है। वो नंबर हटाने के लिए उन्होंने एक मिनिमम रेंज पे आ गए, ठीक है, 5%। एट्थ पॉइंट में लिखो लेजिस्लेचर नोज प्रैक्टिस, या लॉ भी लिख सकते हो, ठीक है। नोज प्रैक्टिस, लेजिस्लेचर और लॉ नोज द प्रैक्टिस ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, of executive and judiciary। तो जो भी नया लॉ बनता है वो उनके एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की रेगुलर प्रैक्टिस को देखते हुए बनता है। हम कुछ भी नए अपील, नया ट्रिब्यूनल, सब कुछ ये सोच के डालते हैं कि जजेस के लिए डिस्कम्फर्ट ना हो। वो जो प्रैक्टिस में करते आ रहे हैं, जो उनका एक माइंडसेट है, हाउ दे थिंक लॉ शुड बी, वैसे ही लॉ बन के आता है, ठीक है। तो जैसे जीएसटी ड्राफ्ट हुआ था तो कंसिडरिंग वैट एंड सर्विस टैक्स प्रोसीजर को ही जीएसटी हमने ड्राफ्ट किया था, ठीक है। चलो नाइन्थ पॉइंट, पावर इंक्लूड्स ड्यूटी। अपन ने ऐसा कौन सा एक्ट पढ़ा था जिसमें अपन ने पढ़ा है कि प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स, एंड कंपटीशन में भी है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी है, ठीक है। अब सेबी में भी है, सेबी के पास क्या है, पावर है, लेकिन उसके पास एक ड्यूटी भी है, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना। तो इफ अ लॉ गिव्स यू अ पावर, ऑटोमेटिकली इट कम्स कि आपको फेयरली काम करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है टेंथ पॉइंट, लॉ डजंट मेक मिस्टेक्स इंटेंशनली, law doesn't make mistakes। थेफ्ट और इन सब की पनिशमेंट 3 साल लिखी थी, तो ये हमें पता है कि उसमें कोई मिस्टेक नहीं, 3 है मतलब 3 है। जज इसको ये नहीं बोल सकता अरे यार गलती है 2 ही साल होगी, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। 11th पॉइंट, लॉ डजंट कंपेल, लॉ डजंट कंपेल यूजफुल एक्ट्स, useless acts, sorry, law doesn't compel useless acts। कोई भी फालतू काम करने को लॉ आपको नहीं कहेगा। अगर आपके पास, अच्छा, XBRL पढ़ोगे कंपनी लॉ में अप्लाई होता है, अगर आपकी इतनी लिमिट है। CSR पढ़ोगे कि भैया 5 करोड़ है, ये है वो है, प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, तो आपको ये करना है। तो अगर किसी का जीरो बिजनेस है तो भी उसको CSR बोलेगा क्या करने को, तो यूजलेस हो गया ना यार, कुछ टर्नओवर नहीं, उसको जबरदस्ती बोल जा रहे ये भी कंप्लाई करो, ये भी तो लॉ कभी भी फालतू बात करने को नहीं बोलता। ये हमने क्या कर लिया है, प्रिज्यूम कर लिया। एक बार फटाफट फर्स्ट से बताओ, पहला वाला क्या पढ़ लिखा था?
प्रिसाइसली। दूसरा वाला, ठीक है, हमने कोई भी वेस्टेड राइट्स वापस नहीं लिए हैं। फिर मेंस रिया रिक्वायर्ड। उसके बाद गवर्नमेंट बाउंड नहीं होती जब तक नाम नहीं है। उसके बाद इंटरनेशनल लॉ के साथ कंसिस्टेंट है। उसके बाद न्यू लॉ को पता है एग्जिस्टिंग लॉ। उसके बाद विदाउट एक्सप्रेस वर्ड्स। उसके बाद नोज द प्रैक्टिस ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जे, तो जीएसटी को पता था वैट और इसके बारे में। उसके बाद ड्यूटी। उसके बाद लेजिस्लेचर डजन, उसके बाद लॉ डजन कंपेल यूजलेस एक्ट्स। ठीक है, अब फोर्थ 12th पॉइंट लिखो। लॉ अज्यूम्स, लॉ अज्यूम्स false things, law assumes false things to achieve justice. अब कंपनी को हम पर्सन बोलते हैं, कंपनी भी एक इंसान ही है, कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ये फालतू बात ही है कहने को। लेकिन अगर हमने नहीं किया, मतलब इंसान थोड़ी है यार कंपनी, लेकिन हमने ये नहीं किया तो हम जस्टिस अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर हम कंपनी को कभी भी लाइबल ठहरा ही नहीं पाएंगे। डायरेक्टर्स बोलेंगे भैया हम तो डायरेक्टर हैं, हम तो इसके मालिक हैं ही नहीं। और कंपनी बोलेगी कि मैं तो कुछ लगता ही नहीं हूँ, मैं तो पर्सन की डेफिनेशन में आता ही नहीं हूँ। तो हम कभी कभी फॉल्स थिंग्स को राइट बोलते हैं टू अचीव जस्टिस। तो एक्सेप्ट करती है लॉ इसको कि हाँ 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 मैं गलत चीजें करता हूँ, पर क्यों करता हूँ, क्योंकि मुझे जस्टिस अचीव करना। तो वहां एग्जाम्पल लिख लो। कंपनी इज ट्रीटेड एज पर्सन दो इट इज नॉट अ ह्यूमन। कंपनी is treated as person, company is treated as person though it is not a human. डेलीगेशन, लास्ट दो पॉइंट बचे, 13th में लिखो। डेलीगेशन ऑफ पावर इंक्लूड ड्यूटीज, डेलीगेशन ऑफ पावर इंक्लूड ड्यूटीज। जब हमने किसी को पावर डेलीगेट किया, यानी हमने अगर किसी कोई पावर स्टेट अथॉरिटी को या सिटी को दी है लाइसेंस देने की, कोई भी चीज गवर्न करने की, तो हमने उसको ड्यूटी भी दी है, या अपन ने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में देखा है। लास्ट पॉइंट लिखो, डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस, लॉ इंश्योर्स फेयरनेस। डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस, लॉ इंश्योर्स फेयरनेस। लास्ट पॉइंट, डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस, लॉ इंश्योर्स फेयरनेस। इंपॉर्टेंट मार्क करो प्रिजम्पशंस को। ठीक है, अब कैसे पढ़ना है, सबसे पहले वो नोट्स पढ़ लेना। ठीक है, फिर ये वाली बुक खोलना, इसमें से सिर्फ प्रिजम्पशन पढ़ना। प्रिजम्पशन पढ़ने के बाद सीधे लास्ट पेजेस में आओ। ये मैक्सिम्स छोड़ दो, इतने सारे याद होंगे नहीं। ठीक है, उसके बाद आपको लिखा है रीडिंग अ बेयर एक्ट एंड साइटेशन ऑफ केसेस। ठीक है, ये सिर्फ रीड करना है, तो एक बार पढ़ लेते हैं अभी अपन क्लास में कि क्या है, और शॉर्ट में लिख लेंगे अगर कुछ लगा तो। चलो, विधि, रीडिंग अ बेयर एक्ट पढ़ना।
जी बेयर एक्ट वो होता है जो डायरेक्ट पार्लियामेंट से आता है, द ओरिजिनल थिंग, ठीक है। हमने जो एलएलबी किया हुआ है और तुम जो एलएलबी करोगे, तुम्हारा जो यहाँ से ही अगर करोगे तो तुम्हें तो वो छोटी मोटी पतली पतली बुक्स दे देंगे क्वेश्चन आंसर पढ़ने के लिए, ठीक है। मैंने जहाँ से लॉ किया, हमको रेगुलरली क्लास में बेयर एक्ट पढ़ाते थे। हमारी पढ़ाई बेयर एक्ट से ही होती थी, हमारे को लॉयर्स ही पढ़ाने आते थे और बेयर एक्ट ही हमको पढ़ने होते थे। तो मैं आपको बेयर एक्ट दिखा रही हूँ कि हम कौन सा बेयर एक्ट पढ़ते थे। देखो ये होता है बेयर एक्ट। इसमें तुम्हारी बुक बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ही अच्छी लगती है मुझे मॉड्यूल बेयर एक्ट से रेफरेंस है ना। देखो इसमें कैसा होता है, पहले स्टार्ट ही ऐसा होता है, कंपनी लॉ है, फिर सेक्शंस है, हर सेक्शन एक एक चैप्टर के अंदर है। जो कल अपन देख रहे थे उसमें देखा था सिर्फ चैप्टर चैप्टर नंबर दिखा रहे थे, फिर उसके अंदर सेक्शन सेक्शन होंगे। इसमें देखो चैप्टर नंबर 1 में कितने सेक्शन है, 2, उसके बाद ऐसे करके सिर्फ सेक्शन है। तुम्हारे में जैसे बुक में इंडेक्स में 1 2 3 4 ऐसे लिखा होगा, इसमें ये सेक्शन नंबर है। अब बेयर एक्ट पढ़ने का तरीका ऐसा होता है जैसे तुम डायरेक्टर पढ़ रहे हो, तो मैं सीधे, मुझे पता है 140 से आएगा, इसलिए भी मुझे सेक्शन जल्दी याद हो जाते हैं क्योंकि हमने पढ़ा ही सेक्शन नंबर से है ना। अब जैसे 140 में जाऊंगी, हाँ ठीक है, यही मैंने तुमको बोला ना 141 पढ़ रहे हो क्या, तो देखो 141 रिमूवल रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर आ गया। 149 कंपनी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पढ़ रहे हो, तुमने बोला हम 149 पढ़ रहे। फिर यहाँ तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पढ़ रहे हो 150 में, दिख रहा है। तो ये बेयर एक्ट में ऐसे होता है। अच्छा, इसके बाद जब हम इसको रीड करने जाएंगे तो उन्होंने बता दिया कितने सेक्शन ओमिट हो चुके हैं, ठीक है, ओमिट हो चुके हैं मतलब जा चुके हैं। उसके बाद अभी तक चालू नहीं, अभी सेक्शन सेक्शन चल रहे हैं, पार्ट्स आ गए, फिर यहाँ से चालू है ये प्रिलिमिनरी। अब प्रिलिमिनरी सेक्शन के नीचे उन्होंने पूरा किस डेट पे क्या बात हुई, किस सेक्शन को लेके क्या कहानी हुई, वो सब नीचे देखो लाइन, ये मार्जिनल नोट जो मैंने तुमको बताया कल नहीं सिखाई थी, ये मार्जिनल नोट है जो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसे सब जगह लिखा होगा कि भैया वन सेक्शन स्टार भी लगा होगा तो वहां से उठाना पड़ेगा हमको। तो हम लोगों को ये भी पढ़ना सिखाते हैं जो नीचे लिखा है। अभी इसमें तो ये एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली दिए नहीं है, कुछ लॉज में नीचे छोटे छोटे मार्जिनल नोट दिए होते थे, तो वहां से रेफरेंस देख के पढ़ना पड़ता था। आपको सिर्फ एक टॉपिक दिया हुआ है कि रीडिंग अ बेयर एक्ट, आपको तो है नहीं बेयर एक्ट पढ़ने को, पर वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले याद कर लो वो चीज जो पार्लियामेंट से आती है, ठीक है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए कि वो बेयर एक्ट पढ़ना जानते हो। इट इज वेरी डिफिकल्ट क्योंकि सेक्शन वाइज उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, बेसिक रीडिंग नहीं, उसके लिए एक आपको ऑलरेडी नॉलेज होना चाहिए हाउ टू रीड अ बेयर एक्ट, बेसिक रीडिंग से नहीं होता है। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट डिफिकल्ट लीगल लैंग्वेज जो बेयर एक्ट में दी होगी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने इंपॉर्टेंट रूल्स बता दिए हमको कि एक प्रोफेशनल को बेयर एक्ट पढ़ना चाहिए, लेकिन कैसे पढ़ना चाहिए। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट जो लिखा है, डेफिनेशन क्लॉज प्रॉपरली हर बार रेफर करना पड़ता है। उसके बाद लिटरल कंस्ट्रक्शन, फर्स्ट पढ़ा था रूल अपन ने, ठीक है। लिटरल कंस्ट्रक्शन, ब्रेक द सेंटेंस बट अंडरस्टैंड इट एज होल, तोड़ तोड़ के पढ़ो लेकिन पूरा एक साथ। रीड अंडरस्टैंड अप्लाई द रूल फॉर द बेनिफिशियल और अपडेटेड वर्जन ही उठाना है बेयर एक्ट का। फटाफट याद कर लेते हैं। रीडिंग अ बेयर एक्ट में सबसे पहले उन्होंने बोल दिया बेयर एक्ट क्या, जो कहाँ से आया है, पार्लियामेंट से। एक वर्किंग प्रोफेशनल को बेयर एक्ट समझना बहुत जरूरी है, और वो इजी लैंग्वेज नहीं होती, डिफिकल्ट लीगल लैंग्वेज होती है। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है। पहला रूल क्या है, कॉन्टेक्स्ट देख के पढ़ो। दूसरा, डेफिनेशन कॉज बार बार रेफर करो। तीसरा, लिटरल इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। चौथा, ब्रेक द सेंटेंस बट रीड इट एज होल। उसके बाद रीड अंडरस्टैंड अप्लाई इट फॉर बेनिफिशियल, और लास्ट हमेशा लेटेस्ट बेयर एक्ट। अब बहुत सारे केसेस अपन पढ़ते हैं उसमें साइटेशन लिखे रहते हैं बच्चे, जो मैं आपको बताती थी, ठीक है। तो AIR मतलब ऑल इंडिया रिपोर्टर, ऑल इंडिया रैंकर समझते थे हम, ठीक है। उसके बाद SCC यानी कहाँ से आ रहे हैं केसेस, सुप्रीम कोर्ट केसेस। SCJ यानी सुप्रीम कोर्ट की एक जर्नल आती है, जैसे तुम्हारे इंस्टीट्यूट की भी एक जर्नल आती है जिसमें कहानियां लिखी रहती है और जजमेंट्स भी लिखे रहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की जर्नल। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट्स बनती हैं, तो उधर से कुछ ना कुछ हमने उठाया। और लास्ट, डेली लॉ टाइम्स एक न्यूज चैनल, न्यूज है जो सिर्फ और सिर्फ लीगल न्यूज देता है, तो वहां से भी आप केसेस उठाते हो। तो बेसिकली साइटेशन हम इसको कहते हैं जब लिखा रहता है दिस वर्सेस दिस, फिर ईयर का नाम लिख रहता है 1984, और फिर AIR लिखा रहता है ना, या SCC लिखा रहता है, या SCJ। तो AIR मतलब ऑल इंडिया रैंकर, SCC सुप्रीम कोर्ट केस, SCJ हाँ रैंकर बोला, ऑल इंडिया रिपोर्टर। उसके बाद SCC सुप्रीम कोर्ट केसेस, SCJ सुप्रीम कोर्ट जर्नल, SCR सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स, और DLT, ठीक है, याद रहेगा इतना। चलो
अब इन दोनों को टिक करो कि हमें बस इसको हर बार ऐसे गो थ्रू करना ही है। साइटेशन यानी वो रेफर्ड केसेस, ठीक है। अब यहां से मैंने पढ़ने बोला था, इसको लिखो रीड, बस एक बार कर लिया ना आपने। हाँ, यूज ऑफ मे शैल किसको नहीं समझ आई है? अच्छा, मतलब नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट हाँ इंपॉर्टेंट, माइट कम, ऐसा वाला स्टार मार्क कर सकते हैं अपन। ये आ गया, मे और शैल कब यूज होते हैं, ठीक है। फिर एंड और कब यूज होता है ये भी हमको पता चल गया। इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोवाइजो, वहां लिख दो एक्सेप्शंस, जनरल एक्सेप्शंस। वही लिखवा रही डीमिंग प्रोविजंस, कुछ डीम्ड प्रोविजंस होते हैं, ठीक है। इट इज कॉल्ड, जहां पे डीम्ड लिखा हो इट इज कॉल्ड डीमिंग प्रोविजंस, ठीक है। To the deem means regard of consider something specified way, to treat something as if were something else, assuming a fact which does not really exist। तो कुछ नहीं लिखा रहता है तो हम ऐसा पढ़ लेते हैं ना कि डीम्ड माना जाएगा कि इसने भी ये चीज किया है, डीम्ड माना जाएगा गिल्टी माइंड है। ये अपन ने पढ़ा था कि इवन इफ देयर इज नो नेग्लिजेंस में गिल्टी माइंड नहीं होता है, लेकिन वहां हमने डीम्ड मान लिया था कि गिल्टी माइंड है और आप पनिश होगे ही, ठीक है। उसके बाद बचे रेपग्नेंसी विथ अदर स्टैट्यूट्स, मतलब दूसरे लॉज के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो तो फिर क्या करना है, हार्मनी लगानी, वहां लिख दो हार्मोनाइज कंस्ट्रक्शन। नीचे वाले में सेम चीज है लेकिन जनरल और स्पेशल, जनरल और स्पेशल प्रोविजन में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो कौन जीतेगा, स्पेशल, ठीक है। इतना लिख लिया। अब सोशल बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, वहां मैं कुछ लिखवा रही हूं, लिख लो। हाँ, judges interpret judges interpret law judges interpret law to remove the problem, ब्रैकेट में लिखना mischief, to remove the problem, ब्रैकेट में लिखना mischief, and promote the remedy, वही है, and promote the remedy, ब्रैकेट में लिखना benefit for society। judges interpret law to remove the problem, ब्रैकेट में mischief, and promote the remedy, ब्रैकेट में लिखना benefit for society। court always interpret the law for public good, court always interpret the law for public good। तो अपन ने वो पढ़ा है, एडवांस द रेमेडी, सप्रेस द मिसचीफ, वही एग्जैक्ट वही इंटरप्रिटेशन वाला क्लॉज है। court always interpret the law that is for public good, yeah, that help the public good। इतना लिख लिया। नेक्स्ट टॉपिक था आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोसीजरल लॉ, तो आईपीसी सीपीसी, बस उसमें लिख दो कि दैट इंश्योर जस्टिस, प्रोसीजर एग्जिस्ट टू इंश्योर जस्टिस, प्रोसीजर एग्जिस्ट टू इंश्योर जस्टिस। fairness is always intact, fairness is always intact। ठीक है। अब क्रिमिनल लॉ के साथ मैंने पढ़ाया था टैक्स लॉ को भी स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करते हैं हमेशा, एग्जाम्पल दिया था, बस वहां लिखवा दे रही हूं। इंटरप्रिटेशन ऑफ फिस्कल एंड टैक्सिंग स्टैट्यूट में लिख लो ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंटरप्रिटेटेड, ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंटरप्रिटेटेड। और एक पॉइंट और लिख लो, नो वन कैन बी टैक्स्ड, नो वन कैन बी टैक्स्ड unless the law clearly states, unless the law clearly states। ये सब रीड वाले टॉपिक्स है बच्चे, लेकिन फिर भी अगर अगर डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पेपर उनको बनाना हुआ तो अगर कुछ आया गिरी गिरी हालत में आप इतना तो लिख ही लोगे, ठीक है। इसी को इलेबोरेट कर लेना। डेलीगेशन, unless the law states clearly states, unless the law clearly states।
डेलीगेटेड लेजिस्लेशन यानी हमने एडमिनिस्ट्रेटिव को भी दिए रूल्स बनाने को पावर दी हुई है, तो उसमें लिखो रूल्स रेगुलेशंस मेड बाय अथॉरिटीज। तो ये हमारी जो लोकल अथॉरिटीज हो गई, रूल्स रेगुलेशंस मेड बाय अथॉरिटीज अंडर पावर गिवन बाय पार्लियामेंट, under powers given by parliament. They cannot go beyond it. They cannot go beyond it. अब मैंने एक सेंटेंस लिखा है ना बच्चे, इसी के ही 3 सेंटेंस बन सकते हैं कि अथॉरिटीज आर गिवन पावर्स, दीज पावर्स रूल्स रेगुलेशन, मतलब दीज अथॉरिटीज कैन मेक रूल्स रेगुलेशन। दूसरी आ गई, द रूल्स रेगुलेशन मेड बाय authorities are under the power of parliament gives them power to make the rules and regulations, hence they cannot go beyond it as they are governed under parliament। आंसर खत्म हो गया। और एक आध एग्जाम्पल लिख देना। एग्जाम्पल कैसे लिखोगे, जैसे सेबी रूल्स जो बनाता है वो कहाँ से गवर्न होते हैं, पार्लियामेंट से। इसके बियॉन्ड जाएंगे तो फिर है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टैट्यूट रूल्स एंड regulations, if rules and regulations conflict the main statute, कौन prevail करेगा, the statute will prevail। और doctrine of substantial compliance ये लिख लो, it is if the essential purpose of law is met, if the essential purpose of law is met, छोटे मोटे चीजों को हम रिमूव कर देंगे। माइनर नॉन compliance is excused, excuse के बाद ब्रैकेट में लिखो substance over form। अगर एक रिटर्न हमने भरी है, सब डिटेल्स है, एक माइनर क्लेरिकल एरर हो गया है, हल्का सा एकदम, कहीं यस टिक करना था नो टिक हो गया है, बस इतनी सी गलती हुई है, तो फिर वो फिर भी वैलिड मान लिया जाएगा, क्योंकि बाकी सारी डिटेल्स आपने सही दी है। ठीक है, एक है डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इसमें लिखो, ये मार्क कर लो ये लाइन, बस एक, मैक्सिम नहीं भी पड़ता है तो भी ठीक है। Enactment which imposes duties are subject to these maxims and understood as dispensing with the perform of what is prescribed and when the performance it is impossible। क्या परफॉर्म करना है और क्या इम्पॉसिबल है वो लॉ में ऑलरेडी मेंशन्ड होगा। हर एक मैक्सिम में लिखा है नो वन इज बाउंड टू डू विच इज नॉट इम्पॉसिबल, तो लॉ कभी भी इम्पॉसिबल चीजें आपको करने को नहीं बोलता है। ये 8 नंबर लिखा है ना, ये नीचे डिफाइंड होगा, ये देखो, मैक्सवेल और इंटरप्रिटेशन ऑफ 12th एडिशन से निकाला उन्होंने, पेज नंबर 326 से। ये लाइन नीचे दिख रहा है ये स्क्रीन में, ऐसे 9 वाला निकाला उन्होंने स्टेट ऑफ मध्य भारत वर्सेस से, 10 वाला तो अगर आपको ये चीज डिटेल में पढ़नी है तो आप ये जाके देख लो, ऐसा मार्जिनल नोट। स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ पीनल स्टैट्यूट अपन को पता है, सीआरपीसी आईपीसी, मतलब सीआईपीसी और टैक्स वाला, इनकम टैक्स। अब लास्ट आपका एक एक्ट बताया जनरल क्लॉजेज एक्ट, जिसकी डेफिनेशन आपके लॉ में नहीं है, जिसकी डेफिनेशन आपके एक्ट में नहीं है, उसकी डेफिनेशन कहाँ है, जनरल क्लॉज। जनरल क्लॉज, क्लॉज माने क्या, जो आपके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, ठीक है। क्लॉज माने डेफिनेशन, क्लॉज माने डेफिनेशन। अगर किसी का मीनिंग लॉ में नहीं दिया है तो उसका मीनिंग कहाँ मिलेगा, जनरल। तो जो प्रोफेशनल वर्किंग लॉयर्स होते हैं, जो प्रोफेशनली लॉ के साथ डील करते हैं, वो हर एक्ट की बुक के साथ एक जनरल क्लॉजेज एक्ट वाली बुक भी रखते हैं, कि अगर इसमें कुछ नहीं समझ आया तो कहाँ मिलेगा, सीधे जनरल। तो इन्होंने क्या किया, इतने सारे लॉज बनाए, हर लॉ में बार बार हर किसी की डेफिनेशन देने से अच्छा है वो बोल रहे हैं यहाँ रेफर कर दो। अगर आपको स्पेसिफिकली पर्सन की डेफिनेशन है तो वो रेफर करो, और अगर पर्सन की डेफिनेशन नहीं है तो जनरल क्लॉज रेफर करो। समझ आया, अज्यूम नहीं कर सकते हम कि यार पर्सन में कम नहीं होगा ही,
जनरल क्लॉज में लिखा है इसलिए हम ऐसा बोलते हैं कि पर्सन की डेफिनेशन में कंपनी आएगा ही। समझ आया आपको? तो अब जनरल क्लॉज एक्ट इज अ कंसोलिडेटिंग एक्ट, इट इज अ कंसोलिडेटिंग एक्ट, मतलब बहुत सारे एनैक्टमेंट्स के सर्टेन चीजें, सर्टेन एडिशंस जो वो वहां नहीं दे सकते, वो क्लियरली कहाँ मेंशन्ड है? जनरल क्लॉज एक्ट में। द एक्ट हैज बीन enacted, मार्क करो, एम एंड ऑब्जेक्ट टू प्रोवाइड वन सिंगल statute as composite structure in defining different provision as regard to interpretation of words and legal principles would be better placed to define a general application of various rules and रेगुलेशन। एक कंसोलिडेटेड एक्ट बना दिया जिसमें सारे डिफरेंट प्रोविजन, डिफरेंट डेफिनेशन इसी एक्ट में दे दी, टू हैव अ सिंगल एक्ट फॉर एंटायर स्टैट्यूट्स की डेफिनेशन। यहाँ पे अगर आपको सेपरेटली कुछ मेंशन करना है अपने एक्ट में मेंशन कर लो, बाकी सबको यही फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है? क्या हर एक्ट में डेफिनेशन देखी क्या अपन ने? नहीं देखी, तो मतलब उनकी डेफिनेशन कहाँ लिखी है? जनरल क्लॉज एक्ट में। अब सेंट्रल एक्ट टू विच द जनरल क्लॉज अप्लाइड, जो जितने कहाँ कहाँ ही अप्लाई हो, जितने एक्ट इंडियन पार्लियामेंट ने बनाए हैं वहां वहां जनरल क्लॉज अप्लाई होगा ही। डोमिनेंट लेजिस्लेचर पास बिटवीन 15 अगस्त 1947 एंड 1950 तक, वो सारे भी। और बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कमेंस्ड, उससे पहले भी कौन चलता था? जनरल क्लॉज एक्ट। वन बाय वन उन्होंने डेफिनेशंस दी है, बस कितनी दी हैं? 12। ठीक है, पहली वाली है एप्लीकेबिलिटी ऑफ डेफिनेशन, वहां पे बस मार्क कर लो, बहुत सारे वर्ड्स दिए उन्होंने, वहां एक काम करो, एक छोटी सी लाइन लिख लो, these definitions apply to all central act, these definitions apply to all central act after, made after 3rd January 1868, made after 1868, 1868 unless otherwise stated, unless stated otherwise, कुछ भी लिख सकते हो, unless otherwise stated, सारे सेंट्रल एक्ट को। कौन कौन सी डेफिनेशन लिखी है? जैसे एफिडेविट, बैरिस्टर, डिस्ट्रिक्ट जज, सबके लिए सेम है, फादर मतलब भी सेम है। इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पढ़ी थी बच्चे हमने, मनी नहीं आता, वो तो मूवेबल में था। हाँ, वो गुड्स की डेफिनेशन थी, श्रब्स और ग्रास और वो सब, थिंग्स अटैच टू द अर्थ, वो वाली डेफिनेशन। ठीक है, तो वो सबके लिए सेम है, क्योंकि कहाँ से आई है वो? जनरल क्लॉज एक्ट से। आप लोगों को रजिस्ट्रेशन एक्ट नहीं था ना, उसमें था, ऐसे ही लिखा हुआ था कि मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन एज पर जनरल क्लॉजेस ये होती है, और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ने उसको डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, इम्प्रिजमेंट हमको पता है, सब जगह जहां जहां इम्प्रिजमेंट है हम यही समझते हैं ना, जेल जाना, मतलब कहीं और जाना तो नहीं समझते ना। मैजिस्ट्रेट, मंथ, मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल का मतलब, ओथ का मतलब, पर्सन का मतलब, सेक्शन का मतलब, सन, स्वेयर, विल, ईयर, सब चीज का मतलब सेम है इन वर्ड्स में जब हम क्या बात करते हैं? सेंट्रल एक्ट की। फिर लिखा है एप्लीकेबिलिटी ऑफ डेफिनेशन टू ऑल लॉज, तो हमने अगेन उन्होंने वहां पे मार्क कर दिया कि यही वाले वर्ड जो ऊपर हमने लिखे हैं वो कहाँ कहाँ अप्लाइड है। देखो, ब्रिटिश इंडिया, सेंट्रल एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट, चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी, चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, कोई ऑफिशियल गैजेट आता है, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इन सब के मीनिंग भी सेम है फॉर ऑल द लॉज। ठीक है, फिर क्या है बच्चे? थर्ड क्या है? रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल और स्टेट एक्ट, वहां लिखो रेफरेंस टू रेवेन्यू, रेफरेंस टू रेवेन्यूज ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट are considered as consolidated fund, are considered as consolidated fund। अब इसके बाद आपको लिखा है इफेक्ट ऑफ रिपील। रिपील मतलब तुम लोगों को तो पता होगा
क्यों कंपटीशन एक्ट में एमआरटीपी को क्या कर दिया है? अच्छा ऐसे समझो, तुमने कंपनी लॉ पढ़ा है, 1956 क्या हो गया है? तो टर्म क्या पढ़ाई है? रिपील कर दिया है, रिप्लेस हो गया है। जल्दी गूगल करो रिपील और रिप्लेस का मतलब क्या होता है। और रिप्लेस, रिप्लेस में हमने पूरा खत्म कर दिया है उसको, कुछ कुछ चीजें हमने रखी हैं। और रिपील मतलब फाड़ दिया है, कंप्लीट खत्म कर दिया हमने। जैसे अभी भी हमने 1956 के लॉस को अभी भी कुछ कुछ कंटिन्यू किया है, हमने रिप्लेस किया है कुछ सेक्शंस को। रिपील मतलब पूरा रिमूव करके एक नई चीज को लेके आना, ठीक है, कंप्लीटली न्यू। यस, ठीक है। तो रिपील का इफेक्ट ऐसा होता है कि हम कुछ भी पुराने में से रिवाइव नहीं करते हैं। हम डज नॉट टेक इट राइट्स एंड लाइबिलिटीज अक्वायर्ड अंडर रिपील लॉ, हम कुछ भी वहां से नहीं उठाते, हम फ्रेशली बनाते हैं। तो जैसे कंपटीशन एक्ट बनाया ना, तो उसके पहले एमआरटीपी एक्ट था, मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस। वो पूरा लॉ को, पूरे लॉ को खत्म कर दिया हमने और एक नया एक्ट बनाया, उसका हमने एक तिनका भी नहीं उठाया, ठीक है। तो वो होता है रिपील। और रिप्लेस मतलब कुछ कुछ चीजें हम अभी भी वहां से कंटिन्यू करवाते हैं। तो ये हो गया आपका इफेक्ट। उसके बाद फिर टेक्सचुअल अमेंडमेंट लिखा है। रिपीलिंग लिखो, रिपीलिंग एन एनैक्टमेंट, repealing an enactment that amended another, that amended another, does not affect the continuity, does not affect the continuity of those amendments, does not affect the continuity of those amendments. Repealing an enactment that amended another does not affect the continuity of those amendments unless specified. एक एक्ट को रिपील करके नया एक्ट बनाने से कहीं और भी अमेंडमेंट्स करने पड़े, ठीक है। तो यहाँ कहीं ऑलरेडी एक अमेंडमेंट्स हुए थे और एक रिपील एक्ट से उसमें कुछ फर्क पड़ेगा। अगर पड़ेगा तो स्पेसिफाई होगा, नहीं तो हम उसको अमेंडमेंट को अमेंडमेंट ट्रीट करेंगे, रिपील वाले को रिपील ट्रीट करेंगे। मतलब कि टेक्सचुअल अमेंडमेंट, अगर किसी को रिपील करने से आपको और अमेंडमेंट चाहिए तो मेंशन करो, नहीं मेंशन किए तो सारे अमेंडमेंट्स वैलिड है और रिपील वाला एक्ट अपना सेपरेटली वैलिड है, इसलिए अनदर वर्ड लिखा है, अनदर अमेंडमेंट्स, ठीक है। फिर आपका आता है रिवाइवल ऑफ रिपील इन, नाम से ही समझ आ रहा है, जो रिपील किया था उसको हम क्या कर रहे हैं, वापस रिवाइव कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ टाइम, या अपन ने लिमिटेशन पीरियड में जैसे समझा था, तो जहां पे स्पेसिफाइड है ठीक है, जहां पे नहीं है, इफ अ टाइम बाउंड एक्शन फॉल्स ऑन द क्लोज डे, तो इट इज वैलिड कि वो कौन से दिन का, नेक्स्ट डे। तो जिस दिन आपको कोर्ट में एप्लीकेशन देनी थी उस दिन 15 अगस्त है, तो उस दिन क्या है, कोर्ट बंद है, वो आपकी लास्ट डेट थी, तो आपके लिए क्या होगा, नेक्स्ट डे आपके लिए वो चीज स्टिल वैलिड रहेगी, ठीक है। तो ये चीज ऑलरेडी जनरल क्लॉज एक्ट में भी मेंशन्ड है। उसके बाद आ जाता है जेंडर एंड नंबर। मैस्कुलिन टर्म्स में हम अगर ही लिखते हैं तो उसमें इन्वॉल्व होता है शी भी, ठीक है। जहां जहां ही लिखा रहता है लॉ में तो उसमें इन्वॉल्व है कि फेमिनाइन ऑलरेडी इन्वॉल्व है, ही मतलब सिर्फ आदमी की बात नहीं हो रही है, उन्होंने जनरल क्लॉज में क्लियरली मेंशन कर दिया है। तो अब इसलिए कई कई जगह हम इट यूज करते हैं, दे यूज करते हैं, ठीक है। तो मैस्कुलिन टर्म्स इंक्लूड फेमिनाइन एंड सिंगुलर ऑलवेज इंक्लूड द प्लूरल भी, मतलब एक से ज्यादा काम भी किए तो भी इतनी पनिशमेंट होगी, ये चीज ऑलरेडी डिफाइंड है। अब नाइन्थ वाला है पावर टू इशू। तो हमारे पास पावर है, हमारे कोर्ट्स के पास, वो अमेंड भी कर सकते हैं, रिपील भी कर सकते हैं, रिवाइव भी कर सकते हैं, रिस्काइंड भी कर सकते हैं, कोई भी नए नोटिफिकेशन रूल से चेंजेस, जैसे जीएसटी में आई है
तो उनके पास जनरल क्लॉजेज एक्ट के हिसाब से नया कुछ इशू करने की भी पावर है। फिर 10th है रिकवरी ऑफ फाइन्स। प्रोविजन जो आईपीसी में पड़ा है कि इतना इतना आपको फाइन लगेगा, या सीआरपीसी में पड़ा है अप्लाई फाइन्स अंडर द एक्ट अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज। तो अपन ने ये लिखा है बच्चे विथ फाइन और बोथ और ओनली फाइन, तो वो स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, इसलिए हम उसको वैसे ही रीड कर रहे हैं, वैसे ही याद कर रहे हैं। तो जनरल क्लॉज एक्ट ने बोल दिया जहां फाइन लिखा है वहां फाइन लगेगा, जहां फाइन नहीं लिखा है वहां फाइन नहीं लगेगा। 11th पॉइंट ऑफेंसेस अंडर मल्टीपल एनैक्टमेंट्स। कंपाउंडिंग पड़ी थी बहुत सारे एक्ट, तो यहाँ पे क्या है, ऑफेंडर कैन बी प्रोसिक्यूटेड अंडर मल्टीपल लॉज बट कैन नॉट बी पनिश ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। तो ये सेम वाला कहाँ पढ़ा था अपन ने, रेस जुडिकाटा। ठीक है, तो अब 10 एक्ट में तुमने 10 गलतियां की, 10 की पनिशमेंट लगेगी, लेकिन 11वीं पनिशमेंट रिपीट होके नहीं लगेगी। ठीक है, उसके बाद लास्ट है सर्विस बाय पोस्ट। तो सर्विस बाय पोस्ट में हम सब समझते हैं ना कि कोरियर भी कर दो, फैक्स भी कर दो, रजिस्टर पोस्ट भी कर दो, ईमेल भी कर दो। ये हमने कंपनी लॉ में भी स्पेशली एक जगह मेंशन कर दिया है, सर्विस बाय पोस्ट इंक्लूड्स एवरीथिंग इट इज डीम्ड प्रॉपरली एड्रेस पे आपने उसको सर्विस देना है। ठीक है, ये आपके क्या हो गए बेसिक डेफिनेशंस। अब रीडिंग माइथोलॉजी ऑफ द कंपनी लॉ एंड इट्स लीगल ऑरा, लास्ट टॉपिक है ना ये बच्चे आपका। वहां पे एक स्टिकी नोट लगा लो ना बच्चे। कंपनी लॉ को पढ़ने का तरीका बताया उन्होंने बस। ठीक है, लिखो कंपनीज एक्ट 2013 डैश इकोसिस्टम। कंपनी लॉ या कंपनीज एक्ट 2013 डैश इकोसिस्टम। लिखा इकोसिस्टम तक, ठीक है। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क, इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क governing corporate regulation है company, governing corporate regulation in India, framework, comprehensive framework governing corporate regulation in India, comprising principal legislation, comma delegated legislation, comma delegated legislation, उसमें नोटिफिकेशंस भी हैं तो कॉमा नोटिफिकेशंस, कॉमा सर्कुलर्स। कल ही एक सर्कुलर आया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी एजीएम हो सकती है, तो इट्स अ सर्कुलर। एंड शेड्यूल्स it is not a standalone statute, it is not a standalone statute, rather it operates as an ecosystem, rather it operates as an ecosystem। थोड़ी सी तारीफ करनी है तुमको कंपनी लॉ की इसमें, ठीक है। rather it operates as an ecosystem where each section must be read, where each section must be read in conjunction with, where each section must be read in conjunction with relevant rules, comma notifications and circular issued by MCA यानी तो पूरा लिख के आना, स्टिकी नोट है इसलिए शॉर्ट में लिखवा है, ठीक है। अब कंपनी लॉ क्या है, इकोसिस्टम है, उसमें सब कुछ है, उसमें प्राइमरी लेजिस्लेशन भी है, डेलीगेटेड भी है, प्रिंसिपल भी है, नोटिफिकेशन, सर्कुलर और शेड्यूल्स भी हैं,
ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, ये जो 5 वर्ड लिखा है ना, उनको एक 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 डिफाइन किया है। प्रिंसिपल लेजिस्लेशन यानी खुद कंपनी लॉ प्रिंसिपल है वो, ठीक है। शेड्यूल्स, पीछे शेड्यूल दिए हुए हैं, दिखाती हूँ अभी। उसके बाद डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, तो रूल्स कौन बनाता है, एमसीए रूल्स पढ़ते हैं हम, रूल्स 2014, रूल 2011, तो हमने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। नोटिफिकेशन सर्कुलर आए आए दिन आते रहते हैं, जैसे कल ही एक आया है फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग। एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन, बहुत जगह एग्जेम्पशंस भी हैं कंपनी लॉ में, स्मॉल कंपनी आईपीसी को ये नहीं है, आईएफसी कंपनीज को ये इन्वॉल्व नहीं है। उसके बाद अमेंडमेंट पावर भी दी हुई है कंपनी लॉ के एक सेक्शन में। और लास्ट सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स, तो हमारे सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड भी कंपनी लॉ से गवर्न होके आते हैं, जो हमारे आईसीएसआई ने बनाए हैं, ध्यान में रखते हुए कंपनी। तो बोर्ड मीटिंग कैसे करनी है, कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है, मिनट्स कैसे बनेंगे, सब कहाँ लिखा हुआ है, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड। मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ, ये देखो, ये तुम्हारा एक्ट है। ये देखो नीचे शेड्यूल्स, एमओए कैसे बनाना है, एओए कैसे बनाना है, सब शेड्यूल्स में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर हर एक्ट के अंदर रूल्स हैं। तो यहाँ पे अगर मैं डाल दूं चैप्टर 1 के रूल्स बताओ, चैप्टर कहाँ गया, कौन सा चैप्टर देख लूं, तुम्हारा अभी डायरेक्टर चल रहा है ना, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये रहा, ये तुम्हारे कंपनी लॉ के 149 सेक्शन के रूल्स हो गए, कितने डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, सब रूल्स में स्पेसिफाइड है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, इकोसिस्टम कहते हैं इसको, हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। चाहो तो इसका फोटो ले सकते हो, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो जनरल क्लॉजेज एक्ट में। फ्लैश में आ जाएगा नव्या। चलो इसको एक बार रीड कर लेना, हाउ टू रीड एंड अंडरस्टैंड अ सेक्शन। अब तो तुम मुझे ही बता दो कैसे क्या पढ़ते हैं मैम। नॉट विथ एनीथिंग, एनीथिंग कंटेंट आपको पता है क्या होता है, सब्जेक्ट टू पता है, नॉट नथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई, ये लाइन भी लिखी रहती है, और विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन कंटेंट इन द एक्ट, इन सबको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, चार लोग, बस ये चार को शैल में पढ़ लिया। एज द केस में भी अपन को पता है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन प्रोवाइजो, दैट इज टू से, ये सब जनरल क्लॉजेज में ऑलरेडी डिफाइंड है, ठीक है। यहाँ होता है जनरल क्लॉज एक्ट खत्म। अब तुम बताओ तुमको पढ़ने की इच्छा क्या है, आर्बिट्रेशन की नेगोशिएबल, दोनों ही नहीं तुम्हारे पास ऑप्शन है, दोनों